ओके तो फ्रेंड शुरू करने वाले आइसोमेरिज्म एंड आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की आइसोमेरिज्म। फ्रेंड्स ये दोनों जगह इंपॉर्टेंट है। दोनों जगह किस जगह? देखो ये टीजीटी साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये पीजीटी केमिस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके शुरू करते हैं। देखो आइसोमेरिज्म जो होती है हमें जनरली पता है दो ही टाइप की होती है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो सिंपल आइसोमेरिज्म होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो भी दो टाइप की होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। लेकिन यहाँ वो अलग है, कोऑर्डिनेशन के अलग है। कोऑर्डिनेशन की स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार मेन टाइप हैं, एक लिंकेज, हाइड्रेटेड, आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। चार टाइप हैं, लिंकेज, हाइड्रेटेड, आयनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन। स्टीरियो के दो टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। ये जनरली जब हम कौन सी पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक वाली पढ़ते हैं, तब भी यही होते हैं। समझ गए? तो सबसे पहले हम कौन सी पढ़ने वाले हैं? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब पता है? आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स, आइसोमर्स का मतलब क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ध्यान देना, सिर्फ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है, केमिकल फॉर्मूला सेम नहीं होता। केमिकल फॉर्मूला सेम इसलिए नहीं होता क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो अलग तरीके से जुड़ सकते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो हम सेम केमिकल फॉर्मूला नहीं कह सकते, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स सेम रहेंगे। ओके सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but have different properties are called the isomers. Now what is ionization isomerism? When the compounds, coordination compounds have same molecular formula and give different ions in the solution. Solution में अलग अलग ions देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो ये जनरली हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे ये है, ठीक। अब इस कंपाउंड में हमें पता है जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरी की पूरी हमारी कॉम्प्लेक्स एंटिटी कहलाती है, या पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहलाता है, जो भी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, यहां से लेके यहां तक। ओके ये क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स। और बाहर वाला जो ये होता है इसे हम कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन। तो ध्यान दो, अब इसमें देखो कोबाल्ट हमारा सेंट्रल एटम है, सेंट्रल मेटल कौन सा है हमारा? कोबाल्ट, ठीक है। NH3 एंड Br ये हमारे लिगेंड्स हैं, और बाहर के साथ काउंटर आयन जो है इसमें सल्फेट है। ओके क्या है काउंटर आयन? सल्फेट। तो जब इसे आयनाइजेशन करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइजेशन कराएंगे, तो ये दो आयन्स बनाएगा। एक तो बनाएगा ये कॉम्प्लेक्स का आयन, और एक बनाएगा सल्फेट का आयन। किसका बनाएगा? सल्फेट का आयन। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स का हमारा आयन बन जाएगा। ओके इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब ये वाला देखो इसी का भाई है सेम, लेकिन इस बार जो सल्फेट है वो अंदर चला गया, Br आ गया बाहर। सल्फेट अंदर, Br बाहर। अब ये किस किस के टेस्ट देगा? अब ये पूरे इस कॉम्प्लेक्स के देगा, और साथ में एक ब्रोमीन का टेस्ट देगा, ब्रोमाइड आयन का टेस्ट देगा। किसका देगा? ब्रोमाइड आयन का। तो पहले वाले में सल्फेट आयन का टेस्ट आया, दूसरे में ब्रोमाइड का आयन। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम है भाई, सल्फेट भी है, Br भी है, अमोनिया भी है, अमाइन 5 कोबाल्ट है, ठीक है। लेकिन टेस्ट दोनों ने अलग अलग दिए। सो दीज आर आपस में ये दोनों क्या कहलाएंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स। ओके क्लियर हुआ? अब देखो इसकी बात, PtNH3 Br2Cl2, PtNH3 Br2Cl2, PtNH3 Cl2 Br2। अब देखो इसमें इन्होंने कहा कि एक बार तो ये टेस्ट दे सकता है किसका? Cl2 का, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का। इसमें क्या आएगा? एक तो ये दैट इज क्लोराइड का टेस्ट आएगा, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स का आएगा। अगली बार में इस पूरे कॉम्प्लेक्स का आएगा, और ब्रोमाइड आयन का टेस्ट आएगा, दैट इज Br नेगेटिव का। ये दोनों आपस में क्या है? आयनाइजेशन आइसोमर्स। क्या है आपस में? आयनाइजेशन आइसोमर्स। अब इसमें आपको एग्जाम में वो क्या देगा उसकी चीज सुनो ध्यान से। वो एग्जाम में आपको कहां कंफ्यूज करेगा? वो यहां कंफ्यूज करेगा। वो लिखेगा PtNH3 Cl2, और बाहर के साइड उसने क्या लिख दिया? Br2 लिख दिया। फिर वो कहेगा इसके आयनाइजेशन आइसोमर्स कौन सा होगा? PtNH3 Cl2 Br2 NH3, PtNH3 Br2 Cl2,
आपको सारे बताने हैं कौन कौन से पॉसिबल हैं। 3Cl2 Br into NH3 PtNH3 thrice Cl2 Br2 NH3। ये अच्छा, ये तो पहले वाला और ये वाला सेम ही हो गया। यहाँ ट्वाइस था ना, तो यहाँ ट्वाइस आएगा, होल ट्वाइस। ओके, अब बताओ इनमें से कौन से पॉसिबल हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके इनमें से कौन से आयनाइजेशन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। ओनली सेकंड, कोई और सा नहीं बन सकता। अमाइन नहीं हम बाहर निकाल सकते, अमाइन हम बाहर नहीं निकाल सकते क्या? यही तो चीजें सीखनी है ना। क्या अमाइन बाहर नहीं आएगा? और क्यों नहीं आएगा? यस, वो लिगेंड्स है, तो Br भी लिगेंड्स है, ऐसे तो Cl भी लिगेंड्स है। लेकिन आपने बिल्कुल सही बताया कि लिगेंड्स है। यहाँ लिगेंड्स का काम तो Cl भी कर रहा है, Br भी कर रहा है। जब अंदर चला जाएगा वो भी लिगेंड्स बन जाएगा। लेकिन खास बात क्या है कि जो NH3 है, NH3 जो होता है वो जनरली ऐसे लिगेंड जुड़ता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, कोई चार्ज नहीं होता। फिर से कह रहा हूं, इसके ऊपर जनरली कोई चार्ज नहीं होता। NH3 अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसलिए आयंस नहीं बना सकता। अब ध्यान से सुनना, जो चीज बता रहा हूं यह आयंस नहीं बना सकता। एक बात क्लियर हो गई? ओके, सेकंड थिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं करता दूसरे के साथ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं करता। इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत कम होती है, तो इसलिए ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। जो हम कहते हैं इनटू NH3 तो हो सकता है सर, जब इनटू H2 हो सकता है, तो वो ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। सो सिर्फ बी पॉसिबल है। तो दो कारण है, NH3 तो आयंस नहीं बना सकता, इसलिए पहले वाला भी कट गया और फोर्थ वाला भी कट गया। आयंस तो बना नहीं सकता, तो फर्स्ट और फोर्थ तो एलिमिनेट हो गए। बात करते हैं सेकंड और थर्ड की। थर्ड क्यों नहीं बना सकता? रीजन ये है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, दैट्स वाई ये इनटू में नहीं आ सकता। एज ए वाटर आ सकता है ऐसे, लेकिन ये नहीं आ सकता। समझ गए? इसलिए तो ये भी चीजें आपको मतलब पूरी अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन होता है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, आयंस का ही चेंज करना है। जो आयंस बना सकते हैं उन्हीं को अंदर बाहर चेंजेस करने हैं। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, उनकी लिस्ट बनाता हूं। Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, Cn नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO नेगेटिव। ठीक है, ये सब हमारे क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स में आ सकते हैं। बढ़िया लगा, समझ में आई चीजें? ये सब क्या कर सकते हैं, आयनाइजेशन आइसोमर्स में आ सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। छोटी चीज जो थी समझ तो हमने ली, और क्या याद रखना है, ये याद रखना है। जैसे इसमें देखो, अभी अभी बताया ना मैंने, NO2 आ सकता है, आ गया। NH3 Cl2 NO2 बाहर था, NO2 अंदर कर दो, Cl बाहर निकाल लो। चाहे एक Cl बाहर निकालो, चाहे दो, चॉइस इज योर्स। जितना भी आंसर अंदर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा लगा? ठीक है, टॉपिक क्लियर। आयनाइजेशन आइसोमर्स। अगली आते हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमर्स या हाइड्रेशन आइसोमेरिज्म। डिफरेंट नंबर ऑफ मैटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कितना इजी, ये कहना जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जो कॉम्प्लेक्स है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी उसे कहते हैं, तो उसके बाहर और अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या अलग अलग हो जाती है बस, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, हाइड्रेट आइसोमर्स। अभी जैसे मैं अभी उसमें समझाया था ना NH3 में, तो NH3 तो होता नहीं, NH3 तो हो सकते नहीं, वाटर हो सकता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, और जो O होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए वो इजीली जुड़ सकता है। तो देखो अब CrH2O6 Cl3, यहाँ क्या है, क्रोमियम के साथ हेक्सा एक्वा है। ठीक है, एक्वा कहते हैं ना इसे, हेक्सा एक्वा और क्लोराइड। अब यहाँ पर है क्या, वाटर के मॉलिक्यूल 6 हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर। इस वाले में देखो, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला गया, एक Cl अंदर आ गया। Cl3 था, अब Cl2 बाहर रह गया, एक Cl अंदर आ गया, H2। यानी कि कुल मिला के लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड सेम है। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखूं तो यहाँ भी 6 है, लिगेंड्स यहाँ भी 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं, बस 5 वाटर है, एक Cl है। अगले में क्या हुआ, 4 वाटर, 2 Cl अंदर आ गया, एक Cl बाहर, H2O बाहर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? तो ये आपस में क्या है, सारे के सारे
हाइड्रेट आइसोमर्स। बाकी सब चीज तो इसमें सेम ही है भाई, अगर हम देखें सब में ही हमारा सब कुछ सेम है। बात करते हैं इस वाले की, CONH3 4H2OClBr2। अब इसमें H2O एक ही है, कोई बात नहीं, एक को बाहर निकाल दो, एक को बाहर निकाल दिया, Cl भी चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं। तो क्या ये आयनाइजेशन कहेंगे या फिर हाइड्रेट कहेंगे? अब सोच के बताओ, इसे हाइड्रेट कहना अच्छा है या आयनाइजेशन कहना अच्छा है? कौन सा कह सकते हैं? क्या दोनों नहीं कह सकते? यस, इसे हम कहेंगे हाइड्रेट। ओके, इसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ओके, क्योंकि यहां वाटर को हमने बाहर लिया, वाटर Cl के साथ बॉन्डिंग में है, तो जनरली पहले वाटर को आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद जो Cl है वो डिसॉल्व के आने देगा। ये चीज क्लियर हुई? सेम एग्जांपल नंबर 3 में है। अब इसमें En जो है वो क्या होता है? हमारा बाइडेंटेंट होता है, तो उसके हिसाब से क्लियर हुई चीजें, मतलब समझ में आया हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या है। कुल मिला के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड अलग अलग होते हैं, उसे हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेशन के अंदर और कोऑर्डिनेशन के बाहर अलग अलग संख्या में आ जाए। अगली बात करते हैं लिंकेज। लिंकेज जनरली खास लिगेंड्स में होती है, व्हेन दे आर एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेंट को क्या कहते हैं? उभयधर्मी। जब इनमें उभयधर्मी लिगेंड्स होते हैं, इसका मतलब दो साइड वाले होते, तो दो साइड वाले हैं, लेकिन एक बार में एक साइड से जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे है हमारा। अब इसका क्या नाम है बताओ? इसका नाम क्या है? कंपाउंड्स का नाम बताओ। CrCl5NO2 3 नेगेटिव। तो इसका नाम क्या होता है? कंपाउंड का नाम क्या है? कंपाउंड का नाम है पेंटाक्लोरो नाइट्रिटो N क्रोमियम आएगा, क्रोमिनेट आएगा। जैसे प्लेटिनेट होता है ना, ऐसे इसके नाम में क्या आएगा? क्रोमिनेट थर्ड आयन, क्योंकि पीछे काउंटर आयन नहीं है, आयन का चार्जेस ले आना गया, तो ये इसका नाम है। खैर, इसमें देखो नाइट्रो, जो नाइट्रो है NO2 है, वो दो साइड से जुड़ सकता है। जब वो NO2 साइड से जुड़ता है तो इसको हम लिखते हैं नाइट्रिटो N। ठीक है, अब सेम कंपाउंड है, लेकिन जो नाइट्रो है वो O साइड से जुड़ा हुआ, ONO, तब हम इसे क्या बोलते हैं? तब हम इसे बोलते हैं नाइट्रिटो O। क्या बोलते हैं? नाइट्रिटो O बोलते हैं। तो इस केस में क्या हुआ? जो हमारा एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स है, दैट इज NO2, वो दो साइड से जुड़ रहा है। ओके, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म, कि वो लिंक कहां से है, कौन से एटम से लिंक है। सेम चीज हमारी चलती है SCN में, थायोसाइनाइड में। थायोसाइनाइड की बात करें तो एक बार तो ये सल्फर साइड से जुड़ सकता है और दूसरी बार में नाइट्रोजन साइड से जुड़ सकता है। तो थायोसाइनाइड्स, ठीक है, और आइसोथायोसाइनाइड, N साइड से आइसो, ओके, और S साइड से थायोसाइनाइड। क्लियर? सेम CN के लिए भी होता है, CN भी ऐसे ही है, ये साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड। N अगर जुड़ रहा है तो आइसो लग जाएगा आके। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इस तरह के आइसोमेरिज्म हो तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, बाकी सारी चीजें सेम होनी चाहिए, बस जो हमारा एम्बीडेंटेंट लिगेंड जुड़ रहा है वो अलग अलग तरीके से जुड़ना चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो ढूंढ लोगे, इजी है, ढूंढना इजी है। NO2 आया तो बस ये देखना है, जिसमें ONO होगा वो बन जाएगा। SCN आया तो NCS वाला होगा, CN वाला है तो NC वाला होगा, बस इतना सा देखना है। ना बाहर देखना ना अंदर देखना, कोऑर्डिनेशन के अंदर ही कुछ देखना है, जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है बस उसी के अंदर झांकना है, उसी में देखना है। क्लियर होगी बात? समझ में आया? अच्छा लगा? 3 आइसोमेरिज्म क्लियर, बहुत इजी थी। चलो चलते हैं अगली पे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब देखो, अब तक पढ़ क्या रहे हैं? कोऑर्डिनेशन तो पढ़ रहे हैं, अब इसमें नाम भी कोऑर्डिनेशन ही आ गया। तो इसमें ये क्या कहना है? देखो, इट इज अराइजेस व्हेन बोथ एनायनिक एंड कैटायनिक आर कॉम्प्लेक्स। ये तब होता है जब उसमें कैटायन भी और एनायन भी दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स हो। आप ये देख सकते हो कैटायन है, ये भी कॉम्प्लेक्स है,
और एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या होता है, लिगेंड्स आर चेंज इन बोथ, बस इनमें क्या होता है, लिगेंड्स आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ प्लेटिनम है वो NH3 के साथ है, Cu दैट इज कॉपर के साथ Cl है, तो ये क्या कहेंगे, भैया एक काम कर, थोड़ी देर के लिए Cl मुझे दो, NH3 तू रख। क्या कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लेते हैं। अब कैटायन मैं बन जाता हूँ और तुम एनायन रहो, तो कुल मिला के क्या हुआ, आयंस चेंज हो गए बस। ठीक है, इतनी बात क्लियर। इसे हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयन नहीं कोऑर्डिनेशन। ठीक, सेम चीज CrNH3 CO C2O4 ऑल थ्राइस दैट इज ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेटो नाम बनाएंगे तो ऑक्सिलेटो आएगा। ठीक है, ऑल थ्राइस। अब इसमें क्या हुआ, देखो जो NH3 है, NH3 जो होता है वो मोनो है, मोनो या फिर यूनिडेंटेट है, यूनिडेंटेट है, इसके पास एक ही दांत होता है, एक ही एटम होता है जिससे ये जाके लोन पे ले जाके सेंट्रल मेटल भी जुड़ता है। लेकिन जो C2O4 है, C2O4 वो होता है ऑक्सिलेट आयन, इसके पास दो दो ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ये हमारा बाइडेंडेंट है, बाइडेंडेंट। तो अगर इसके 3 जुड़ रहे हैं और इस वाले के 6 जुड़ रहे हैं तो दोनों चीज बराबर है, क्योंकि उसके पास एक ही है जिसके पास लोन पेयर है, तो उसे तो 6 चाहिए होंगे, इसके पास एक के अंदर 2 हैं तो इसे 3 ही चाहिए, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए CO ने क्या करा, NH3 को पकड़ा, Cr ने ऑक्सिलेट को पकड़ा, कुल मिला के चेंज हो गए। सेम चीज इसमें है, NH3 SCN6, तो ये भी हो सकते हैं। समझ गए, इतनी बात क्लियर। अब आप कहोगे सर इसमें तो पूरा चेंज नहीं हुआ, हाँ ना होने दो कोई बात नहीं, इसमें NH3 6 थे, SCN6 भी थे, दोनों ने कहा भैया सारे नहीं चेंज करते, एक काम कर थोड़े थोड़े से काम चला लो, NH3 के 4 2 मुझे दे दो और मैं तुम्हें दे देता हूँ, बात एक ही है। कुल मिला के कोऑर्डिनेशन जो है दोनों के दोनों, उसमें आयंस चेंज हो गए, लिगेंड्स चेंज हो गए। ठीक है जी, क्लियर हो गई। समझ में आया, इजी है ना। अब पढ़ते हैं सबसे अलग, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो सबसे पहले पढ़ता है ज्योमेट्रिकल। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती क्यों है, पहले ये समझो। स्टीरियो का मतलब क्या होता है, स्टीरियो का मतलब एक तरह से किसी भी फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस मतलब कोई एक चीज है कहीं पर और उसके अराउंड कोई जगह है, तो वो किसी भी तरीके से जुड़ सकती है, घूम सकती है, उसको हम स्टीरियो कंडीशंस बोलते हैं। स्टीरियो यानी कि एक स्पेस के अंदर कैसा भी अरेंजमेंट हो जाए उसको हम स्टीरियो बोलते हैं। अब इसके कारण हमारी 2 तरह के आइसोमेरिज्म आते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल क्या होता है कि जो हमारा एक एटम है और उसके चारों ओर जो चीजें जुड़ रही हैं वो 3D स्पेस में कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी तरीके से रह सकते हैं, उस बेस पे जो आइसोमेरिज्म होती है उसे ज्योमेट्रिकल कहते हैं। क्लियर हुआ। तो स्टीरियो का मतलब क्या हुआ, 3D स्पेस में कोई चीज कहां पर है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें पहले कौन सी आती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो इट इज ड्यू टू द लिगेंड्स ऑक्यूपाइंग डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयंस। अब ये किसके कारण होती है, जब सेंट्रल मेटल एटम के या आयंस के अराउंड जो लिगेंड्स है वो अलग अलग पोजीशन में आ जाते हैं, अलग अलग पोजीशन में आ जाते हैं। समझ गए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखो एक चीज होती है, इसमें सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी इसे कहते हैं। कौन सी आइसोमेरिज्म कहते हैं, सिस और ट्रांस, क्योंकि इसमें जनरली 2 ही केस बनते हैं, एक सिस केस और एक ट्रांस केस, सिस केस और ट्रांस केस। अब ये मैं आपको समझाने वाला हूं, इसके लिए मैं सबसे पहले एक यहां पे बोर्ड बना लेता हूं। जैसे हम सभी ने खेला होगा कैरम, कैरम खेला है कैरम, इसके बीच में एक सेंट्रल होता है, ये हमारा सेंट्रल मेटल है, और साइड में ना हमारे हाउस होते हैं जिनको हमें कवर करना होता है, ये सुनो ऐसे तो होता है, बस इसी से सारा खेल है। तो समझो ये हमारा सेंट्रल मेटल है, चारों तरफ लिगेंड जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम पहले स्क्वायर प्लानर पढ़ रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि 4 चीज को जोड़ सकती है। अब बात आती है, मान लो आप इस साइड बैठे हो जिधर मैंने पर्पल बनाया, इस साइड से ये 2 हाउस आपके हैं, ठीक है, लेकिन क्या आपको इनका बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपको बेनिफिट मिलेगा सामने वालों का, जो इधर बैठा होगा उसे मिलेगा इन सामने वालों का बेनिफिट,
ठीक है, हाँ या ना? ओके, तो अब ध्यान दो, इसमें दो फॉर्म हो गई। सेंट्रल मेटल के अराउंड मान लो हमारा एक इस टाइप का है Ma2B2, Ma2B2, इसका मतलब क्या है? एक सेंट्रल मेटल है, दो लिगेंड्स एक टाइप के, दो लिगेंड्स एक टाइप के। एग्जांपल देख लो, कुछ भी एग्जांपल हम बना लेते हैं। लाइक मैं पीटी के लिए बना लेता हूं, PtCl2 है और Br2 है। अब देखो सही समझ में आया, Ma2B2, ठीक है। तो प्लेटिनम बीच में आएगा, ये आ गया मेटल बीच में, इधर मेटल बीच में आ गया। अब एक साइड ए आया, एक साइड ए आया, एक साइड बी आया, एक साइड बी आया, यानी बिल्कुल सामने सामने वाले दोनों को मिल गए। बहुत अच्छी बात है। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिस। सिस समपक्ष, हमारे पक्ष में। हिंदी में देखो क्या चीज है, हमारे पक्ष में। समझ गए? अब कैरम में भी अगर कोई चीज बिल्कुल सामने है, तुम्हारे फेसिंग पे है और एग्जैक्टली तुम्हारे पास दोनों ही हैं सामने के, कैरम से ही समझ लो इसे, तो अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी कंडीशन है भाई। दोनों चीज अगर हमारे हों, मान लो किसी ने खरीद नहीं रखे और हमारे पास है ये हाउस, तो हमारे लिए तो बेनिफिट है। तो जब दोनों चीज सामने है, एक ही साइड है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिस कंडीशन। लेकिन अब ये कंडीशन अपोजिट हो गई, ए अपोजिट हो गए और फिर बी अपोजिट हो गए, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस कंडीशन। तो इन्हें हम कहते हैं समपक्ष और इन्हें हम कहते हैं विपक्ष। ठीक है, सिस एंड ट्रांस। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटल के अराउंड जो इनका अरेंजमेंट होता है वो 3D स्पेस में चेंज हो सकता है। ओके, बाकी स्क्वायर प्लेन होता है एक तरह से कैरम के चार किनारों पर, मैंने दिखा दिया। ठीक है जी, क्लियर हुआ? तो ये इसकी सिस फॉर्म थी और ये उसके ट्रांस। अब इसमें अगर इस टाइप का आ जाए Ma2BC, Ma2BC में कैसे मतलब है कि Pt के साथ एक Cl2 आ गया, एक Br आ गया और एक F ले आया। अब क्या होगा? क्या अब भी सेम हो सकता है? इसका मतलब क्या है कि तीन खिलाड़ी मैदान में हैं, फिर भी आपने क्या करा? दो सामने वाले अपने पास रख लिए, ये किसी और का, ये किसी और का, होने तो हमें क्या मतलब है? हमारे दो हमारी साइड है, तो इसे क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। जब दो एक ही साइड आ जाए सेम, तो उसे क्या कहेंगे? सिस। अगर अपोजिट आ गए तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रांस। बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, तो ये जनरली किस किस में होती है? सिस एंड ट्रांस कॉम्प्लेक्स में, Ma2B2 में और Ma2B एंड C में। यानी कि कोई एक दो होनी चाहिए, कोई एक लिगेंड्स कम से कम दो होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक लिगेंड्स का दो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आयन सी होनी चाहिए, ClBr, NH3 वगैरह, H2 वगैरह सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी हो। समझ गए? चीजें क्लियर हुई? स्क्वायर प्लानर में हमारे पास क्लियर हो गया। अब देखो, अगर इस टाइप का आ जाए कॉम्प्लेक्स ऑफ A, B, C एंड D, यानी मेटल कोई है और उसके अराउंड चारों के चारों चेंज हो, बिल्कुल अलग। लाइक मैं अगर प्लेटिनम की ही बात करूं, तो मान लो इसके साथ में एक NH3 आ जाए, एक Cl आ जाए, एक Cn आ जाए और एक Br आ जाए। अब बताओ, अब क्या होगा? अब तो ना सेम है ना कुछ, तो ये कह रहा है उस केस में ना नो सिस एंड ट्रांस, नो सिस नो ट्रांस। इस केस में सिस या ट्रांस बन ही नहीं सकते। सिस या ट्रांस के लिए हमें क्या चाहिए? कम से कम दो सेम चाहिए, कम से कम दो। अब ऐसा भी आ सकता है ना एग्जाम में, तब क्या करोगे? तब उसने कहा सिस और ट्रांस नहीं बनते। अगर इस टाइप का कंपाउंड आ गया तो ये याद करके चले जाओ कि इट विल हैव 3 आइसोमर्स। इसके ज्यादा से ज्यादा कितने बन सकते हैं? 3 आइसोमर्स बन सकते हैं। सिंपल। एक और रेफरेंस लेके चलो, एक बार में तो ए के अपोजिट बी, एक बार में ए के अपोजिट सी और एक के बार में ए के अपोजिट डी, बस ठीक है, बन जाएंगे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी सी जो रह गया उसको कैसे अरेंज कर लो, बस अपोजिट वाले के साथ लेके चल लो। क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो अब क्वेश्चन कहां से आएगा? क्वेश्चन आएगा यहां से कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? हाँ जी है। पहली बात है सिस ट्रांस है? नहीं है, सिस या ट्रांस नहीं होता। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं? 3। तो ये चीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो चीजें अपने मेन रूल से अलग होती है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इतनी बात क्लियर? तो आपको क्या देखने पड़ेंगे? आपको ABCD दैट इज लिगेंड्स देखने पड़ेंगे। अगर चारों लिगेंड्स अलग हैं और उसका वो कोऑर्डिनेशन पूछता है कि उसमें कौन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, तो आपको वो थोड़ा देख के बताना पड़ेगा।
क्लियर हुई बात? हाँ या ना? बोलो बोलो। ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो, अब ऐसा भी आ सकता है कॉम्प्लेक्स ऑफ ए बी टू टाइप्स कैन हैव सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अब ये क्या आया, कैपिटल ए कैपिटल बी। इसका मतलब क्या है, दैट ए एंड बी इज अनसिमेट्रिक बाइडेंडेंट लिगेंड्स। ये ध्यान दो, अनसिमेट्रिक बाइडेंडेंट लिगेंड्स। ध्यान देना, जब भी हमारे पास बाइडेंडेंट आएगा मैं उसे ए से क्लियर करूँ। जैसे अभी ए लिख रहे थे ना सिर्फ, नहीं, उसके लिए हम 2 बार ए लिखेंगे, चाहे स्मॉल चाहे कैपिटल, 2 बार लिखेंगे। ये कैसा होगा, ये सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जब उसके पास दोनों के दोनों जो साइट हैं, बाइडेंटेड के पास 2 साइट होती है, दोनों सेम होंगी तो ए, और जब दोनों अलग अलग होंगी दैट इज अनसिमेट्रिक होगी तो ए बी। अब यहाँ पे कैसी है, अनसिमेट्रिक है तो इसे ए बी कहेंगे। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल है ये वाला हमारा जो कंपाउंड है, दैट्स इट। अब ये है क्या, ये ग्लाइसिनेटो है, ये है ग्लाइसोनेटो। ठीक है, क्या होता है ग्लाइसोनेटो? तो ग्लाइसोनेटो में क्या होता है, ग्लाइसोनेटो इसमें देखो, एक तो होती है साइट NH3 से, एक होती है O से। ये पूरा का पूरा एक बाइडेंडेंट है। ये कैसा है, बाइडेंडेंट। और बाइडेंडेंट में कैसा है, अनसिमेट्रिक, क्योंकि एक साइड इसकी ऑक्सीजन है और एक साइड इसकी नाइट्रोजन है। समझ में आया अनसिमेट्रिक क्यों है? एक चीज क्लियर होगी। अब ये भी क्या कर सकता है, ये भी सिस एंड ट्रांस बना सकता है। सिस एंड ट्रांस कैसे, जब हमारा कोई एक दूसरे के अपोजिट हो। यहां तो दोनों ही है, कोई बात नहीं, जब एक दूसरे के अपोजिट हो तब तो हमारी क्या बनेगी, ट्रांस। और जब एक दूसरे के साथ साथ हो, सामने सामने, तो क्या बनेगी, सिस। क्लियर हुआ? तो इसमें भी हमारी क्या बन सकती है, सिस एंड ट्रांस। हाँ जी, क्लियर हुआ? अब इसमें ध्यान दो, इतनी सारी चीजें तो हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रही हैं स्क्वायर प्लानर में। अब कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, वो आपको नोट करने हैं। क्योंकि जो शो करती हैं वो तो हमें पता है शो करती हैं, लेकिन जो नहीं करती वहीं से क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। तो सबसे पहले जो, अगर CN नंबर 2 और 3, ठीक है, मैं ये लिख देता हूं, ज्योमेट्रिकल डज नॉट शो। कौन कौन शो नहीं करता? पहला टॉपिक, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 3 है तब भी शो नहीं करता, क्योंकि 2 या 3 में अरेंजमेंट ही कहाँ होगा ज्योमेट्रिकल में, उसमें चेंज ही क्या हो सकता है, प्लेनर हो सकता है, लीनियर हो सकता है, इनमें बस उसमें क्या ही चेंज कर लोगे, तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। सेकेंड थिंग, अगर मैं स्क्वायर प्लानर के भी कुछ केसेस बात करूं, कुछ खास केस, उनमें भी नहीं होती। जैसे कि पहला केस MA4, यानी कि इसमें क्या है, मेटल एक है और चारों के चारों लिगेंड जो है वो सेम है, तब नहीं होगी। ठीक है, इनमें नहीं होगी। मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं, नहीं होगी, आइसोमेरिज्म नहीं होगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी। अगर MA4 है तो क्या वो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। एक केस तो ये हो गया। सेकंड केस, अगर कोई एक 3 है, चाहे तो ये और चाहे ये, इस केस में भी नहीं होगी। क्लियर हुआ? ओके, एक चीज और, MAA ट्वाइस। AA क्या है, बाइडेंडेंट, और वो भी कौन सा, सेम वाला। पीछे जो है वो अनसिमेट्रिक वाला है। मैं पहले बता दूं, ये अनसिमेट्रिक वाला है। अभी अभी मैंने बताया था कि AA क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर यही दोनों है तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल नहीं हो सकती। क्यों? स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा, क्या ही आप घुमा लोगे। सपोज मैंने M लिया, यहां से A भी लिगेंड से दे रहा है, ये भी दे रहा है, और पीछे ये CH2 से बंधा हुआ है, मान लो कोई भी है, हमें नहीं पता, और इधर भी ये दे रहा है, तो मैं इसमें सिस और ट्रांस कैसे बनाऊं? मैं इसको रोटेट करूंगा तब भी मुझे अलग क्या मिलेगा, नहीं मिल सकता ना। सो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल। अगर मैं इसे घुमा भी दूंगा,
मान लो मैंने ए वाले को इधर पलट भी दिया तो भी क्या कुछ नया मिला, नहीं मिलेगा। तो इनमें भी जो ज्योमेट्रिकल होती है वो नहीं होती। क्लियर समझ में ये चीजें, ये आपको पता होने चाहिए। चलो, तो ये वाले भी नहीं बनाते। अब और कौन है जो नहीं बनाते, इसी का एक भाई और है, इसका एक भाई और है, दैट इज MAA। जब बाइडेंडेंट तो एक हो लेकिन उसके साथ A2 सेम हो तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि इस केस में एक साइड की दोनों पोजीशन तो कौन एक्वायर कर लेगा। समझो ध्यान से, मैं इसको बना के दिखाता हूं। मान लो सेंट्रल मेटल है, ए इधर से जुड़ गया, ए इधर से जुड़ गया, ये तो पूरा एक ही है, एक ही है। इधर एक ए जुड़ा, इधर एक ए जुड़ा, इन्हें आप कैसे चेंज कर लोगे? अगर आप ये सोचते हो कि आप ए इधर ले जाओ, ए इधर ले जाओ, फिर ये कैपिटल ए इधर से दे देगा, ये इधर से दे देगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ये इतना बड़ा घूम के ज्वाइंट थोड़ी होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बाइडेंडेंट के साथ अगर दूसरा सेम है और उसके दो हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो सेम है, तो वो भी शो नहीं करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके, सेम चीज MAB, एक तो बाइडेंडेंट हो लेकिन दूसरा जो है उसके दो हो तब भी नहीं करेगा, क्योंकि तब भी सेम ही चीज आएगी कि रोटेट कैसे करेगा, ट्रांस बनाए तो बनाए कैसे। तो ये है एक्सेप्शनल जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद स्क्वायर प्लानर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में शो नहीं करेंगे। तो आपको अपने पास वो तो नोट करना ही है जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं किस किस तरह से कर रहे हैं ये तो नोट करना ही है, लेकिन जो नहीं कर रहे वो अलग से नोट करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यहीं से बनते हैं। कोऑर्डिनेशन में ये याद रखना है। क्लियर हुई बात? अब चलता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CN नंबर 6। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी कोई 6 लिगेंड्स किसी से जुड़ते हैं, खास करके कोऑर्डिनेशन मतलब केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन क्या केमिस्ट्री में, तो हमें पता है जो शेप बनती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। पहले इस शेप को समझते हैं एक्चुअली है क्या। देखो, मान लो एक टेबल है, इस टेबल पे सेंट्रल एटम बीच में है, तो इस पे 6 जोड़ने हैं, तो 6 में से एक आएगा, एक तो इस मेज के इधर किनारा, एक इधर, एक इधर, एक इधर। सी नहीं बनाते, एल बनाते हैं, लिगेंड्स है ना मेरे पास, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ये तो हो गए फ्लैट में। अब ये कहेगा एक ऊपर और एक जमीन से नीचे। समझ गए? कहां जा रहा है? जमीन से नीचे जा रहा है। तो इस तरह से अब ये शेप, एक पिरामिड तो ऊपर आएगा, स्क्वायर पिरामिड आएगा कि नहीं, और एक पिरामिड नीचे आएगा। इस शेप को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अब आपको 3D में तो समझ में आ गया। अब ये देखो, ये किस किस में होता है? कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप MA4B2 या फिर MA2B4, कोई सा भी लिगेंड्स जो हैं, दो टाइप के लिगेंड्स हैं और दोनों के किसी एक के ज्यादा एक के कम, बराबर नहीं है, एक के 4 एक के 2, 3 नहीं है किसी में भी, एक के 4 एक के 2, तब क्या होगा? दे विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो इस केस में क्या होगा? देखो, जब ए के 4 है तो चारों के चारों क्या हुआ? पहले तो फ्लैट में आ गए, और जो बी वाले हैं दूसरे के अपोजिट हो गए। एक तो ये पोजीशन हो गई, और एक क्या है कि हमारे जो ए वाले हैं इस तरह से आए, और जो अपोजिटली आया वो कौन आया? बी। समझ गए? बी और ए अपोजिट आ गए। तो इसमें से बताओ सिस कौन सा और ट्रांस कौन सा है? बहुत सोच समझ के बताना, मैं लिख देता हूं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाला सिस है या सेकंड वाला? बोलो बोलो। देखो, सपोज एग्जांपल है हमारे पास CONH3, मान लो ये तो 4 है, Cl2 है। अब इसका बताओ। देखो, NH3 4 है ना, एक बार तो चारों को हमने NH3 को फ्लैट में ले लिया और Cl को अपोजिट कर लिया, एक ऊपर एक नीचे। अभी बताया था ना मेज के, एक ऊपर, मान लो मेज के ऊपर खड़ा हुआ, एक नीचे निकल गया, ठीक है, तो वो हो गया ये वाली शेप। अब इसमें क्या है? इसमें क्या हुआ कि Cl को एक बार कॉर्नर मिल गया, अब एक Cl ऊपर है लेकिन दूसरा NH3 नीचे आना पड़ा। भाई जब उसने NH3 को हटा के Cl ने जगह घेर ली उसकी, दैट्स इट। तो इसमें से कौन सा सिस कौन सा ट्रांस? इसमें से कौन सा सिस और कौन सा ट्रांस?
देखो ध्यान से, जब भी हमें पता है कोई चीज एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होती है तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो ये जो बी वाले हैं यही एक दूसरे के अपोजिट हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस, और इनको हम बोलेंगे सिस। इसमें ये चीजें ध्यान देनी है कि सिस कौन सा होगा, ट्रांस। तो जब सेम टाइप का अपोजिट होगा, जब सेम टाइप का अपोजिटली होगा तब हम उसे ट्रांस बोलेंगे, और अगर सेम होगा सेम साइड तो उसे सिस बोलेंगे। अब इस वाले में बताओ, ये हमारा एक एग्जांपल था यहां तक, इस वाले में बताओ कौन सा सिस कौन सा ट्रांस। दिस इज द फर्स्ट वन एंड दिस इज द सेकेंड। फर्स्ट इज द ट्रांस, ओके, एंड सेकेंड इज द सिस। बिल्कुल सही। ये जो होगा देखो, बी एंड सी जो अलग हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, दिस इज कॉल्ड द ट्रांस। ये क्या हो रहा है, जो अलग हैं उसको स्क्वायर प्लेनर में मिल रही है, दिस इज कॉल्ड द सिस। तो यहां ये चीजें चेंज होती है जो हमें देखना ध्यान से पड़ता है, बस। क्लियर हुआ? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हमने एक चीज समझी। अब दूसरी आती है, देखो अगर MA3B3 टाइप का हो जाए तो MA3B3 टाइप में ये कह रहे हैं इसमें सिस और ट्रांस नहीं होती। अगर MA3B3 टाइप का है तो उसमें सिस और ट्रांस नहीं होती, इसमें होती है फेशियल दैट इज फैक्ट एंड मेरिडायनल दैट इज मर आइसोमर्स। फेशियल एंड मेरिडायनल। सर सेकेंड एग्जांपल समझ में नहीं आया, ओके कोई बात नहीं मैं समझा देता हूं। देखो समझ, ये हमने ट्रांस क्यों करा समझो, ए और ए। क्लियर चीज समझ में आई? इस वाले में देखो, इस वाले में ये जो सेकंड है पहले वाले एग्जांपल में, सेकंड वाला ट्रांस क्यों है, क्योंकि जो हमारा कम है वो एक दूसरे के अपोजिट आ रहा है तो उसे हम ट्रांस कह रहे हैं। एक टाइप का जो सेम है वो स्क्वायर प्लेनर पे है, बाकी एक दूसरे से अपोजिट वाले बहुत दूर होने चाहिए। यहां पर देखो जो एक ही टाइप का है वो चारों के चारों एक ही प्लेन में है, और जो उसके मुकाबले कम है दैट इज बी एक है सी एक है, वो अपोजिट है एक दूसरे के, सबसे ज्यादा दूर है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ट्रांस। अब हुआ क्या इसमें बी और सी जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होने चाहिए थे, वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे आ गए, ना कि 120 पे। भाई ये मेज के ऊपर ही तो खड़ा है तो एंगल तो 90 डिग्री हो गया, सो दिस इज कॉल्ड द सिस। समझ गए? तो यही चीजें हमें याद रखनी है, यही चीजें हमें याद रखनी है। चलते हैं आगे। देखो अब MA3B3 टाइप की बात करते हैं, तो ये कहते हैं ये सिस और ट्रांस नहीं बनाते, ये बनाते हैं फैक एंड मेरिडायनल। फैक एंड मेरिडायनल। अब इसमें से फैक कौन सा होगा और मेरिडायनल कौन सा होगा ये देखते हैं। देखो Cl एंड Cl अपोजिटली NH3 है, इधर NH3 है, इधर NH3 है। एक ट्रायंगुलर ये इस तरह से बना रहे हैं, दैट इज नीचे की ओर, ये बना रहे हैं ऊपर की ओर। अब इसमें देखो एक Cl यहां आया, एक Cl यहां आया और दूसरा Cl यहां आ गया, यानी कि कुल मिला के अगर ट्रायंगल बनेगा तो ऐसे बनेगा, जिसमें ये आपको इस सेंट्रल मेटल को क्रॉस करते हुए जाएगा। यस और नो? समझ आई बात? अगर मैं ऊपर वाले Cl के साथ एक ट्रायंगल बनाऊं इन तीन का, तो सेंट्रल मेटल को क्रॉस करते हुए जा रहा है कि नहीं? एक Cl ये है, एक ये है, एक ये है, क्रॉस करते हुए जा रहा है। ठीक है, इस वाले में अगर NH3 के बनाऊं नीचे की साइड से, क्योंकि NH3 एक नीचे है ना ये वाला, तब भी वो सेंट्रल मेटल को क्रॉस करते हुए जा रहा है। इसमें नहीं है, इसमें देखो ये इधर है, ये सेंट्रल मेटल को क्रॉस नहीं कर रहे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इस वाली फॉर्म को हम बोलते हैं फैक और फेशियल, और इस वाले को हम बोलते हैं मेरिडायनल, जिसमें ट्रायंगल ना बन सके, जिसमें ट्रायंगल ना बन सके, क्योंकि अगर ट्रायंगल बनेगा तो सेंट्रल मेटल को बीच में आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ? तो इस चीज को अपने पास नोट करके रखना है कि MA3B3 वालों में PGT केमिस्ट्री के लिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें
सिस और ट्रांस नहीं बनता, फेक एंड मेरिडायनल बनता है, दैट इज फेक एंड आइसोमर्स बनते हैं। ओके क्लियर। अब इसी के साथ हमारी ज्योमेट्रिकल हो जाती है पूरी। तो ज्योमेट्रिकल में हमने क्या क्या देख लिया, हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ ली ज्योमेट्रिकल में कि लगभग हमें लगता है कि पूरा हो ही गया और कुछ बचा भी नहीं होगा। खैर उसमें से कुछ अगर बचा होगा तो जब आप करने बैठेंगे इजीली अपने आप हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं आएगी। ठीक है क्लियर हुआ। और बाकी मैं कुछ एग्जांपल भेज दूंगा, उसमें आप देख लेना कौन कौन सी आपको क्लियर हो जाएगा। खैर बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्यों होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस कारण होता है, हमें पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होती तो ज्योमेट्रिकली है, बस इसमें एक खास बात होती है दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं डिफरेंट एबिलिटी के साथ। एक तो वो करते हैं क्लॉकवाइज और एक करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है अगर वो उसको एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं यानी डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं तो उन्हें हम आपस में क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, जनरली ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए ये बात कही जाती है कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, मिरर नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज होते हैं। दोबारा से बता रहा हूं, मिरर नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज होता है एंड दे डोंट हैव अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। उनमें कोई भी सिमेट्रिक प्लेन नहीं होता। सिमेट्रिक मतलब लेफ्ट एंड राइट बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। ओके इतनी बात क्लियर। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। जनरली इट इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होती है, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में होती है, स्क्वायर प्लानर में नहीं होती। एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि अगर आपको स्क्वायर प्लानर दे दिया और पूछ लिया जाए क्या इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स होती है, स्क्वायर प्लानर वाले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वालों में नहीं होती। बढ़िया लगा। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो नहीं शो करेगा, दैट इज प्लेटिनम। क्योंकि प्लेटिनम की जनरली जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है। तो प्लेटिनम कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाले कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाएगा। मिल गया आंसर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो प्लेटिनम भी किस में बनाएगा, सिर्फ CN नंबर 6 में बनाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है वो जनरली प्लेटिनम में आता है। तो इसलिए मैंने ये चीज आपको बता दी कि अगर प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है जो जनरली होता है तो उसमें नहीं बनाएगा। प्लेटिनम के साथ भी कोऑर्डिनेशन नंबर हमें 6 चाहिए, तभी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। एक बात क्लियर होगी, बाकी सब तो बनाते ही हैं तो वो तो होंगे ही। क्या इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब चलते हैं आगे, बात करते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने से पहले आपको एक ध्यान देना है कि इसमें एक किरल कार्बन होना चाहिए। किरल कार्बन मतलब किरल सेंटर होना चाहिए, यहाँ कार्बन की तो बात नहीं है, किरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, अनसिमेट्रिक होना चाहिए। अनसिमेट्रिक मतलब कोई भी प्लेन नहीं होना चाहिए सिमेट्रिक का। ये चीजें हमें याद रखनी है, किरल एंड अनसिमेट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इन्होंने कहा कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ Ma2B2C, Ma2B2C2 होना चाहिए। हाँ Ma2B2C2। एक तो ये MABCDEF 6 के 6 लिगेंड्स अलग। तब MAA3, AA3 क्या है बताओ, A3 क्या है, सिमेट्रिक बाइडेंडेंट लिगेंड्स। अगर आ जाए तो भी शो करेगा। MAA2 का सिस फॉर्म, ये ध्यान दो। MAA क्या है हमारा, सिमेट्रिक बाइडेंडेंट लिगेंड्स, और साथ में कोई एक दूसरा लिगेंड जो यूनिडेंटेट है उसके भी 2। ठीक है, और इसका भी सिस फॉर्म, ये भी शो करेगा। और MAB3 ये भी शो करेगा। सो दिस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये सभी क्या शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो फटाफट से इनके एग्जाम्पल बना के मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, हम सबसे बनाएंगे Ma2B2C2 का। Ma2B2C2 इसका एग्जाम्पल ये लिख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो प्लेटिनम के साथ ही लिख देता हूँ, PTNS3 Cl2 और Br2। बस इतना बहुत है, 2 पॉजिटिव। चलो इसके बनाते हैं। सबसे पहले सेंट्रल मेटल। ओके, ऐसे बनाने हैं जिसकी मिरर इमेज उस पे नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो। तो पहले Cl लगा लो, एक Cl यहाँ
एक Cl यहाँ, एक NH3 यहाँ लगा लो, एक NH3 यहाँ लगा लो, एक Py ऊपर, Py नहीं सॉरी, दूसरा हमारे पास क्या है Br, एक Br यहाँ और एक Br यहाँ लगा दिया मैंने। तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर्स है? सोच के बताओ, क्या इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर इंपोज नहीं हो जाएगी? है ना गलत दिखाया, कुछ गलत? सुनो ध्यान से, ये हमारा मेन है, ये इसका मिरर, यहां पे मिरर रख लिया हमने इसके लिए। तो इधर वाली मिरर इमेज हो गई, मिरर इमेज हो गई कि नहीं हो गई? क्या ये मिरर इमेज एक ही है या अलग अलग हैं? और क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? है। दिख गया कहां पर है? बताओ, अगर मैं ऐसे देखूं तो इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, 3D स्पेस में, कैसे भी करूं तो इसलिए ये गलत है। इसको सही तरीके से बनाने के लिए हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, किसी एक को बस। हमें क्या करना पड़ेगा? किसी एक को चेंज करना पड़ेगा बस, और उसके तुरंत बाद ये हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएगा। समझ में आई बात? अब देखो, ये जो मिरर इमेज है इसमें कोई भी सिमेट्रिक प्लेन नहीं है। समझ में आया? अच्छा लगा? तो अब ये दोनों आपस में क्या हुए? ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स, और ऑप्टिकल आइसोमर्स को आपस में क्या कहते हैं? इनैंशियोमर्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर? तो ये भी ध्यान देना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं, एक आया था हमारे पास MABCDEF, वैसे कॉमा होता नहीं, बस ऐसे लगा दिया शो करने के लिए। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या बना है? इसका एग्जांपल बनाते हैं CO, और CO के साथ लिगेंड चाहिए बहुत 6-7, सारे लगा लो जितने भी याद हैं, क्या ही दिक्कत हो रही, सब अपना ही है। एक तो NH3 लगा दिया, कॉमा Cl हो गया, एक Br, एक CN, H2O, 1 2 3 4 5 और एक F। चलो, हो गया काम। अब इसमें बताओ क्या होगा? अरे इसमें तो बहुत इजी है, CO बीच में, एक साइड NH3, एक साइड Cl, एक साइड Br, फिर CN, फिर H2O और फिर F। ये तो पूरा का पूरा अनसिमेट्रिक है, कहीं से भी सिमेट्री नहीं आने की। ठीक है, सो इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इसकी जो मिरर इमेज है वो बिल्कुल क्या होगी? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। हाँ या ना? समझ में आई बात? सो दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऐसा नहीं है सिर्फ वहां लिख दिया मैंने, मैं आपको समझा रहा हूं एक एक एग्जांपल से। और क्या लिखा था? MAA3, इसका भी देखो भाई, MAA3। अब ध्यान दो, AA क्या है हमारा? सिमेट्रिक है इस बार, तो क्या इसमें नहीं होगी? ऐसे कैसे हो सकता है? चलो करके देखते हैं। सिमेट्रिक बाइडेंडेंट है तो कैसे नहीं होगी? समझो इसे ध्यान से। सबसे पहली बात तो होती है सिमेट्रिक जुड़ेंगे कैसे। तो एक बाइडेंडेंट ले लेते हैं, दैट इज EN। EN क्या होता है? बाइडेंडेंट लिगेंड से, दैट इज इथेन 1,2 डाइअमाइन। स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर होता है CH2, यहां से भी NH2 और यहां भी NH2। तो दो इस पे डोनर साइट होती है, एक ये और एक ये। अब दोनों डोनर साइट सेम है, नाइट्रोजन एटम है दोनों, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सिमेट्रिक बाइडेंडेंट। क्या कहते हैं? सिमेट्रिक बाइडेंडेंट। इतनी कहानी क्लियर? अब ये जुड़ रहा है सेंट्रल मेटल पे 3-3। तो सेंट्रल मेटल मान लो मेरे पास कोबाल्ट है, फॉर्मूला लिख देता हूं, कोबाल्ट EN3, ये कंपाउंड है। तो EN3 जुड़ रहे हैं। अब EN3 जोड़ने के लिए देखो, मैं पहले जगह देखता हूं कि कैसे जोड़ सकते हैं। ये है ना हमारे पास, ध्यान दो, एक को मैं यहां जोड़ लेता हूं, EN को मान लो एक यहां जुड़ गया, एक NH3 का पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, ग्रीन कलर से दिखाता हूं, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, एक EN जुड़ गया। अगर मैं दूसरा इस तरह से जोड़ूं, ये ध्यान दो, अगर मैं इस तरह से जोड़ूं तो अपोजिट वाला तो जुड़ नहीं सकता। समझो, एक EN अपोजिट तो जुड़ नहीं सकता, बीच में सेंट्रल अटकेगा। तो क्या तरीका है?
तरीका ये है कि एक EN यहां से यहां जोड़ा जाए और एक EN नीचे की साइड जोड़ा जाए। ठीक है, यानी कि ये तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन एक कैसे जुड़ा, ऊपर की साइड से, ठीक है, और एक जुड़ा नीचे की साइड से। समझे? समझे ना? बीच में अब सेंट्रल मेटल नहीं आ रहा। अब अगर इसकी हम मिरर इमेज बनाए, सो दिस विल बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो ये ध्यान दो, बाइडेंडेंट में बनाते हुए कुछ अलग ही हटके तरीके से बनती है। तो एक NH2 यहां, एक N यहां, बीच में EN, एक EN हमने यहां जोड़ा था और एक EN हमारा नीचे की साइड से था। समझ गए जी? क्लियर हुआ? ओके, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, दैट इज कॉल्ड द आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, हाँ या ना? और भी रह गया क्या कोई? हाँ, एक और रह गया है, ये वाला MAA2A2, यानी कि एक सिमेट्रिक है, उसके साथ में दो सिंपल लिगेंड्स हैं, MAA2A2। ये भी बन जाएगा, इजीली बन जाएगा ये तो। लेकिन ये कह रहे हैं इसके सिस फॉर्म में बनेगा, सिर्फ सिस फॉर्म में, ट्रांस में नहीं बनेगा। चलो पहले देखते हैं कि सिस और ट्रांस में अंतर क्या आएगा। चलो देखो, M है, ये एक A है, ये है, ये तो दोनों सेम है। एक ही नहीं, दो है ना A, मतलब कि हमारे जो बाइडेंडेंट है वो दो हैं, तो एक यहां आ गया। एक बाइडेंडेंट ये रहा पूरा, किसी और कलर से करते हैं इसे। एक बाइडेंडेंट हमारा ये रहा, एक बाइडेंडेंट हमारा ये रहा। अब अगर मैं A को एक ऊपर और एक नीचे लगा दूं, तो ये कौन सी फॉर्म होती है हमें पता है, ये ट्रांस होती है। कौन सी होती है? ट्रांस, है ना? जब स्क्वायर प्लेनर में सेम हो और अपोजिट हो तो ये कौन सी होती है? ट्रांस। अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, पहली बात तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ रहा है ना? तो इसकी मिरर इमेज सेम बनेगी। जब सेम बनेगी और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, चाहे ऐसे कह दो चाहे ऐसे कह दो, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ट्रांस वालों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इतनी बात क्लियर? तो जो उसने लिखा कि ऊपर A2 टाइप में सिस वालों में होती है, तो ट्रांस वालों में क्यों नहीं होती, ये तो पता लग गया। अब बनाते हैं सिस वालों में। तो M बीच में, सिस वालों में बनानी है, ध्यान दो। तो कैसे बनेगी? देखो, एक A यहां, एक A यहां, और एक A, एक इस तरह और एक इस तरह। बन गया ना? अब तो ठीक है। यानी कि 3D में ये तो एक प्लेन में है 4, और एक A ऊपर वाले के साथ है और एक A नीचे के साथ है। ठीक है ना? अब इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगी। अब इसकी जो मिरर इमेज अगर हम बनाए तो वो क्या होगी? नॉन सुपर इम्पॉसिबल। क्लियर हुआ? इसके साथ ही मेरी तरफ से जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और साथ साथ जो हमारी आइसोमेरिज्म है वो हो जाती है खत्म। इसके साथ कोऑर्डिनेशन हो जाता है पूरा। यही एक टॉपिक बचा हुआ था, ये करा दिया। अब मैं आपको कल इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स? सही हुआ? समझ में आया? अच्छा लगा? थोड़ी सी एक चीज और है, प्रैक्टिस। इनकी प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रैक्टिस बस एक बार भी कर लोगे तो भी काफ़ी रहेगी अपनी ओर से स्ट्रक्चर बनाने की, क्योंकि एग्जाम में जनरली कन्फ्यूजन वही होता है जब हमसे स्ट्रक्चर नहीं समझ में आता कि कहाँ क्या जोड़ना है। ओके, क्लियर? तो चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स कल, और हम करेंगे कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन आंसर एंड फिजिक्स का भी बैच लूँगा। आज इसलिए नहीं लिया, मैं आपको बताता हूँ। आज इधर बारिश बहुत थी। सेकेंड थिंग कि इलेक्ट्रिसिटी रात से कट है, 6 बजे से सुबह तक नहीं आई, इन्वर्टर डाउन, लैपटॉप चार्ज नहीं था, इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। इसलिए कोशिश की जितना है चार्ज उतने से एक क्लास हो जाए। ठीक है? तो कल दोनों क्लास लेंगे। गुड बाय एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम।